आज का हमारा टॉपिक होगा 4.2 जिसका नाम है दी अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, यानी कि जब युद्ध खत्म हुआ उसके जस्ट कुछ सालों का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें ना बेसिकली आपको जानने को मिलेगा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखने को मिलेगा? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसका क्या खासियत था, है ना। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक लाया गया था उनका क्या खासियत था, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान। यानी कि जब ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम लाया गया था, इसके तहत जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक लाया गया, इसके तहत ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड, मतलब कि बेमिसाल, जितना लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, जितना सोचा भी नहीं था, उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। कहाँ पर? ट्रेड के मामले में। इसके साथ ही साथ लोगों के इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो भी सबसे ज़्यादा यदि असर कहीं पे ब्रिटेन वुड का देखने को मिला था तो वो कहाँ पे? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन, यानी कि जो वेस्ट में है। फॉर एग्जांपल वेस्ट में कौन कौन है हमारे? सबसे बड़ा तो हमारा USA ही है फिलहाल, है ना। और भी है लेकिन फिलहाल तो वही है हमारा, USA हो गया। और साथ ही साथ जापान। जापान हमारा किधर है? ईस्ट में है। वर्ल्ड मैप में जापान हमारा ईस्ट साइड में है। तो जापान ईस्ट साइड में केवल एकमात्र कंट्री जापान, और इसके साथ ही साथ वेस्ट में जो भी कंट्री थे, जो भी कंटिनेंट थे, उन सभी को इसका फ़ायदा बहुत देखने को मिला। अब आपको मन में सवाल आ सकता है कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, मतलब कि जितना सोचा नहीं गया था उससे भी कई ज़्यादा फ़ायदा हो गया ट्रेड के मामले में और इनकम के मामले में। ऐसा क्यों हुआ होगा मालूम है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक क्या करता था? उन कंट्री को लोन देता था जहाँ पे कि इंडस्ट्री है, जहाँ पे कि तबाही हुआ है ना, उसको पैसा देता था कि लो भाई पैसा लो और अपनी इकॉनमी को सुधारो। तो वो लोग क्या किया? अपने यहाँ पे पैसा लिया, ट्रेड को बढ़ाया, लोगों का इनकम बढ़ा, फैक्ट्री वो लोग दोबारा इस्टेब्लिश करने लगे। इसके साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी तो हिस्सा लिया था, है ना। तो जापान का भी इकोनॉमी तहस नहस हुआ था, तो इनको भी पैसा दिया गया कि लो भाई तुम्हें पैसा लो, नुकसान तो तुम्हारा भी हुआ है, तो पैसा लो और अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिकवर करो। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम से लोगों का जो ट्रेड था वो बढ़ा, साथ ही साथ जो लोगों के इनकम थे, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट था। अच्छा, एम्प्लॉयमेट बढ़ा होगा तभी तो इनकम बढ़ा ना। और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा होगा? फैक्ट्री लगे होंगे, जो फैक्ट्री तहस नहस हो गए होंगे वो दोबारा आए होंगे एग्जिस्टेंस में। चलो, तो ये हो गया हमारा। आगे, इट प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड। सोचो, बिग बूस्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड में, यानी कि अलग अलग कंट्री अब अलग अलग कंट्री में जाकर अपने सामानों को बेच रहे थे, ट्रेड कर पा रहे थे। विच ग्रू एनुअली एट ओवर 8% बिटवीन 1950 एंड 1970 एंड इनकम्स एट नियरली 5%। मतलब कि 1950 से लेकर 1970 के बीच में जो ट्रेड था वो 8% बढ़ रहा था एनुअली, मतलब कि हर साल 8% ये बढ़ रहा था। इसके साथ ही साथ जो इनकम था लोगों का वो हर बार 5%, यानी कि हर एक साल 5% बढ़ रहा था। इनकम बढ़ने का मतलब और ट्रेड बढ़ने का साफ साफ मतलब है कि वहाँ पे अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्री उनके तबाह हो गए होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो दोबारा रिकवर हो रहे हैं, है ना। इंडस्ट्री रिकवर होने का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट मिलना। एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब क्या हुआ? उसका इनकम आना, है ना, ट्रेड होना, इस प्रकार का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ वाज मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, यानी कि जो ग्रोथ हो रहा था वो स्टेबल रूप में हो रहा था, मतलब कि कभी घट बढ़ नहीं रहा था, एकदम आराम से धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा था विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो रहा था। उतार चढ़ाव मतलब हो तो रहा था लेकिन उतना बड़ा नहीं हो रहा था, छोटा मोटा उतार चढ़ाव, जिससे कि हम लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था उस समय पे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट विच एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो था वो ट्रेड पे काम कर ही रहा था, इनकम पे भी काम कर रहा था, साथ ही साथ वो बेरोजगारी को भी खत्म कर रहा था। विच एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री। तो जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री थे वहाँ पे बेरोजगारी को इतना ज़्यादा खत्म कर दिया कि वहाँ पे केवल बेरोजगारी का दर कितना रह गया? केवल 5%, वो भी 5% से कम, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक बेरोजगारी पे काम किया। किसने?
ब्रिटेन वुड सिस्टम ने पैसा देता था, लो पैसा लो, लेकर जाओ, अपनी इकोनॉमी को सुधारो, है ना, और बाद में आके दे देना। वही आज भी होता है वर्ल्ड बैंक में। यूएसए में जो वर्ल्ड बैंक है वो आज भी वही काम करता है। लेकिन ये जरूरी है, जैसे हम लोग अपने बैंक में क्या करते हैं, अपने पैसे को जमा करने के लिए खाता खुलवाते हैं ना, अकाउंट खुलवाते हैं, उसी प्रकार से यदि आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो वर्ल्ड बैंक में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री को रजिस्टर करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो यदि आपको कभी भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने कंट्री को संभालने के लिए, तो जाके आप वर्ल्ड बैंक से पैसे लोन पे ले सकते हैं। तो बड़े बड़े कंट्री यही करते हैं ना, जिस कंट्री का इकोनॉमी डूब रहा होता है, वहाँ पे पैसों की कमी होती है, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, कहता है कि भाई हमको पैसा दो कर्ज के तौर पर, यानी कि लोन के तौर पर, बाद में हम आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। वही होता है इसमें। लेकिन जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक का आप क्या हो, मेंबर हो, है ना, ऐसे किसी को नहीं देता है वो। आगे बढ़ते हैं। These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprises। अब देखो, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में ध्यान देते थे, उनका क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, इम्प्रूव होने लगा। और साथ ही साथ जो उसके इंटरप्राइजेस थे, यानी कि छोटे मोटे जो कंपनी थे, फैक्ट्री थे, छोटे मोटे लेवल पे जो वो काम करते थे, वो भी धीरे धीरे उसका इंक्रीज होने लगा वर्ल्ड वाइड। यानी कि अपने कंट्री में वो केवल सीमित नहीं रहे, तो बाहर भी उसका टेक्नोलॉजी, बाहर भी उसके सामान जाने लगे, बिकॉज ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, केवल और केवल ब्रिटेन वुड सिस्टम के कारण ही। आगे, देयरफॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। और ब्रिटेन वुड से पैसे लेकर जो डेवलपिंग कंट्री थे, यानी कि जो डेवलप अभी हो ही रहे हैं, उन्होंने भी क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, और वो इन्वेस्ट करने लगे कहाँ पर, अपने यहाँ के कैपिटल को सुधारने में। कैपिटल को सुधारने में मतलब वहाँ के जो कारखाने थे, इंडस्ट्री थे, वहाँ के चीज़ों को वो सुधारने लगे, इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, साथ ही साथ दूसरे कंट्री से वो खरीदने भी लगे, इंपोर्ट भी करने लगे, अपने यहाँ पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि हमको यहाँ पे एक कारखाने का, एक कार का प्लांट लगाना है, तो कार का प्लांट हमको वो चीज़ चाहिए ना जो उसमें ज़रूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ना, दूसरे से खरीदेंगे। तो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था कि जो कंट्री अभी डेवलप कर ही रहा है, वो ब्रिटेन वुड से पैसे लेता था कि लाओ भाई पैसे लाओ, हम अपनी इकॉनमी को सुधारना चाह रहे हैं, तो ब्रिटेन वुड भी बेचारा दे देता था, लो पैसा लो, जाके अपनी इकॉनमी को सुधारो, है ना। और सुधारने के लिए करता क्या था, लोग अपने यहाँ पे कैपिटल लगाता था, मतलब कि अपने यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाता था, कारखाना लगाता था, है ना, कुछ सामानों को इम्पोर्ट करता था जिसका वो ज़रूरत उसको पड़ता था। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी कि क्या क्या खासियत था किसका, ब्रिटेन वुड सिस्टम का। तो यदि आपसे पूछे तो आप ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट है, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।